हेलो दोस्तों, मैं इस स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लिए क्लास 12th का ज्योग्राफी जो हमारा बुक मूल सिद्धांत है उसका फर्स्ट चैप्टर लेके आया हूँ। देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं जो भी इस चैनल में नए हैं, ठीक है, या जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया वो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि मेरे जो भी मैं न्यू वीडियोस बनाऊँ, ठीक है, वैसे तो मैं जो वीडियोस बनाता हूँ 11-12 पे बनाता हूँ और जीके जीएस पे वगैरह पे बनाता हूँ। तो चैनल को आप अगर चाहते हैं जल्दी से जल्दी वीडियो आप तक पहुँच जाए, ठीक है, बनाते ही, तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, ठीक है। स्टार्ट करें। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो को देखने से पहले आप कॉपी पेन साथ साथ लेकर चले और साथ साथ लिखते चले, क्योंकि आप अपनी भाषा में मैं इजी वे में बताऊंगा, ठीक है, ज़्यादा घबराना नहीं है, मैं इजी वे में बताऊंगा, आप कॉपी पेन लेकर लिखते चलना अपनी भाषा में, ठीक है दोस्तों, क्योंकि अपनी भाषा में लिखते हैं तो हमें अपने माइंड सेटअप से याद रहता है। समझ में आ गया? स्टार्ट करें, ठीक है, करते हैं। देखो, चैप्टर हमारा फर्स्ट जो है वो है ज्योग्राफी का मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ठीक है, मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, ये हमारा चैप्टर है। अब हम इसमें देखेंगे मानव भूगोल की कितनी परिभाषाएं हैं, अलग अलग डेफिनेशन दिया है। 3 वैज्ञानिक है यहाँ पे, रेटजेल, एलेंसी सैंपल और पाल विडाल डीला ब्लास, ठीक है दोस्तों, क्लियर है? देखो यहाँ पे ना मानव भूगोल की परिभाषा पूछता ही पूछता है, मानव भूगोल की परिभाषा। तो आप मानव भूगोल की परिभाषा इनमें से कोई सा भी लिख दो, नंबर आपको मिल ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे 3 वैज्ञानिक है जिन्होंने अलग अलग तर्क दिए अपने अपनी भाषाओं को लेकर। देखो, रेटजेल ने मानव भूगोल की परिभाषा क्या दिया कि भाई मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मानव भूगोल मानव समाज मतलब जो हम आपस में रहते हैं इनके बीच, मानव समाज और किसके बीच, धरातल के बीच, धरती पर, मानव कहाँ रहता है, धरती पर और मानव समाज के बीच जो भी संबंध है आपस में, उसी संबंधों का संश्लेषित अध्ययन करना मतलब पढ़ना, जानना। समझ में आ गया? मानव समाजों और धरती के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन, बस खत्म भाई। मानव समाज और धरती के बीच जो संबंध है, समझ में आ गया दोस्तों, क्योंकि हम धरती पर हैं तो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। समझ में आ गया? इसी को कहते हैं मानव भूगोल। रेटजेल ने ये कहा है। अच्छा, अब यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा कि रेटजेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा बताइए, तो आप ये लिख दोगे। समझ में आ गया? अब ऐसे भी आता है, ये परिभाषा दे देगा और आपसे बोलेगा कि ये मानव भूगोल की परिभाषा ये किसने दिया, रेटजेल ने दिया। समझ में आ गया? 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे पूछता है कि मानव भूगोल का जनक किसे माना जाता है, मानव भूगोल का जनक। समझ में आया दोस्तों? मानव भूगोल का जनक रेटजेल को ही माना जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है दोस्तों। समझ में आ गया? आगे बढ़े, सेकंड देखते हैं। एलेंसी सैंपल ने क्या कहा है? एलेंसी सैंपल इसका भी आता है। देखो, इसने कहा है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी मतलब रुकी हुई पृथ्वी, अस्थिर है ना, गतिशील तो नहीं है, अस्थिर है मतलब एक जगह रुकी हुई, टिकी हुई है। अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव मतलब मानव स्थिर तो है नहीं, क्रिया, कोई ना कोई क्रिया करता रहता है, चलता फिरता रहता है, कोई ना कोई काम करता रहता है। तो अस्थिर पृथ्वी ये और क्रियाशील मानव, ठीक है दोस्तों, क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है कि अस्थिर जो पृथ्वी है ना, इस पर जो मानव जो क्रिया करते हैं और क्रिया करके मतलब काम करके जो परिवर्तन लाते हैं, उसी का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? मानव भूगोल। तो ये किसने कहा? एलेंसी सैंपल ने। आपसे बोलेगा एलेंसी सैंपल द्वारा दिया गया मानव भूगोल की परिभाषा बताइए, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया? अब इसी का घुमा के ये परिभाषा आपको दे देगा और बोलेगा ये परिभाषा किसने दिया मानव भूगोल की, तो एलेंसी सैंपल ने दिया। समझ में आ गया दोस्तों? आगे देखें, पाल विडाल डीला ब्लास। क्या है? पाल विडाल डीला ब्लास। अब देखो इसने क्या कहा है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित मतलब कंट्रोल करने वाले भौतिक नियम कौन कौन से है दोस्तों? प्राकृतिक आपदाएं। जब पृथ्वी पर लोड बढ़ता है तो प्राकृतिक आपदाएं आती है और पृथ्वी को कंट्रोल करती है। पृथ्वी पर बोझ जो बढ़ता है, बाढ़ आती है, भूकंप आती है, भूस्खलन आती है। समझ में आ गया? इससे पृथ्वी नियंत्रित होती है। हमारी पृथ्वी पर नियंत्रित करने वाले भौतिक नियम
और इस पर रहने वाले जीवों के मध्य जो भी संबंध के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना को मानव भूगोल कहते हैं। ये दोस्तों बहुत कम पूछा जाता है, एक तरह से ना के बराबर। तो ये और ये जरूर कर लेना। समझ में आ गया दोस्तों? हो जाएगा। बाकी तीनों का पूछता वैसे ही है, परिभाषा दे देगा और बोलेगा ये किसने कहा, ठीक है। और मानव भूगोल का जनक मतलब ज़्यादा जो माना जाता है ना, वो ये वाला माना जाता है। तो आप यही वाला लिखना, और आसान भी है। समझ में आ गया? आगे बढ़े, कर लो फिर इसको। तो दोस्तों इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका जो अगला क्वेश्चन है, ध्यान देना, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर, और टॉपिक भी इंटरेस्टिंग है अब जो करवाऊंगा। इस टॉपिक में बड़े ही ध्यान से ईयरफोन लगा के सुनना। इस टॉपिक में बच्चे गलतियां क्या करते हैं, ये वाला इधर कर देते हैं और ये वाला इधर कर देते हैं। आप कोई भी हो, ठीक है, मानता हूँ आपके लिए सिलेबस नया है, शुरुआत में कोई चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, हमें भी समझ में नहीं आई थी। जब तक 2-3 बार नहीं पढ़ा था तब तक समझ में नहीं आती ये वाली टॉपिक। समझ में आ गया दोस्तों? देखो बड़े ही आसान शब्दों में बताऊंगा, ध्यान देना। कहता है मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण में अंतर बताइए। समझ में आ गया? मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। पहले सुनना, उसके बाद ये सब लिखना। देखो, मानव का प्राकृतिकरण मतलब मानव प्रकृति पर निर्भर, ठीक है, ये मैंने एरो लगा दिया, मानव प्रकृति पर निर्भर, ठीक है, मानव का प्राकृतिकरण। भाई इस वाली अवस्था में ना इसकी विशेषता जो है कि मानव ना पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। शुरुआती समय की बात हो रही है, आदिकालीन समय की, आदि मानव की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। आज से कई सालों की पहले की बात है ये, जब आदिकालीन समाज था, मतलब जब आदि मानव रहते थे, उस टाइम की बात हो रही है कि उस टाइम पे मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे, ठीक है, प्रकृति से डरते थे। अगर थोड़ा भी बहुत बादल गरजता था, बिजली चमकता था या बाढ़ आ जाता था और बहुत ज़्यादा बरसात होती थी ना, तो मानव ने डर जाता था कि प्रकृति ने अपना कहर दिखाया है, ये भगवान का प्रकोप है। उससे बहुत ज़्यादा डर जाते थे, घबरा जाते थे, और उस समय ना प्रकृति की बहुत ज़्यादा पूजा भी करते थे, ठीक है दोस्तों। फल फ्रूट वगैरह बहुत ज़्यादा चढ़ावा देते थे। समझ में आ गया? ये इसमें है। समझ में आया? मानव का प्राकृतिकरण मतलब भाई शुरुआती मानव की बात हो रही है, प्रारंभिक मानव की, मतलब आदिकालीन समाज की, आदि मानव की बात हो रही है, ठीक है। जब हमने इतना विकास नहीं किया था तब की, उससे पहले की बात हो रही है। तब कैसे लाइफ स्टाइल था भाई? मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था, जितना ही वो खाता था उतना ही लेता था। समझ में आ गया? ये है इसमें, ठीक। और किसी तरह का विकास भी नहीं था। समझ में आ गया? अब देखो इसमें क्या है, मैं बता रहा हूँ कुछ, मैंने शॉर्ट ट्रिक वो लिख दिया लाइन, ताकि तुम्हें याद रहे। देखो इसमें प्रारंभिक मानव की बात की जाती है, प्रारंभिक मतलब आदि मानव की बात, शुरुआती मानव की बात। इसमें प्रौद्योगिकी का स्तर, प्रौद्योगिकी मतलब विकास का स्तर बहुत ज़्यादा निम्न था, मतलब उतना विकास नहीं हुआ था, बहुत कम विकास था। और सामाजिक विकास की अवस्था मतलब आदिम थी, मतलब कोई विकास था ही नहीं उस टाइम पे। समझ में आ गया दोस्तों? आगे क्या कहता है, इसमें आदि मानव प्रकृति की सुनता था, मतलब उसको फॉलो करता था प्रकृति को, और उसकी पूजा भी करता था। जब बहुत ज़्यादा बरसात होती थी या बारिश आती थी, बाढ़ आती थी ना, बिजली चमकती थी, तो डर जाते थे, हमारे भगवान, हमारे इष्ट देव नाराज हो गए हैं, ठीक है। उनकी पूजा करते थे, फिर घबरा के, डर के। सोचो उसकी प्रचंडता मतलब जागरण जगराता आपने देखी है ना, काली की प्रचंडता। जब काली माता का जागरण निकलता है तो कैसे सब घबरा जाते हैं, तो वैसे उस टाइम मानव भी बहुत ज़्यादा घबरा जाते थे, ठीक है दोस्तों, भयभीत होते थे। इस अवस्था में मानव पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर था। समझ में आया? लेकिन इसमें उल्टा है बिल्कुल। इसमें पहले की बात हो रही है, ठीक है, इसमें पहले की बात हो रही है और इसमें अब की बात हो रही है, करंट की बात। समझ में आ गया दोस्तों? अब देखो, अब ये वाला देखना, प्रकृति का मानवीकरण। यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे मानव का प्रकृतिकरण है, यहाँ प्रकृति का मानवीकरण है। इसका अपोजिट, उल्टा, मतलब यहाँ ये, ठीक है। ये मैंने एरो लगा दिया। देखो यहाँ मैंने क्या बताया था, मानव प्रकृति पर निर्भर है, और यहाँ प्रकृति मानव पर निर्भर है। इंटरेस्टिंग,
है ना। देखो यहाँ मानव प्रकृति पर निर्भर है और यहाँ प्रकृति मानव पर निर्भर है। समझ में आया। अब देखो इसमें ना आधुनिक मानव की बात हो रही है, अभी फिलहाल के करंट समय की आधुनिक मानव की बात की जा रही है। मानव ने कई तरह का विकास किया, प्रौद्योगिकी विकास, है ना। प्रौद्योगिकी का स्तर इसमें बहुत ज़्यादा उच्च है, मतलब विकास किया मानव ने, तथा कई चीज़ों को इसने खोज की है, जैसे आग की खोज की, है ना। कई रहस्यों को जाना है और कई बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया है, उस पर विजय पा लिया है। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत सारी बीमारियों का। इसमें आधुनिक मानव ने कई विकास किए, जैसे वायु की गति को माप कर, भाप कर इतना भारी लोहे को, है ना, आसमान में उड़ा दिया। सोचो इतना विकास कर लिया मानव ने। इस अवस्था में मानव ने प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है और प्रकृति पर क्या किया है, विजय प्राप्त कर लिया, जीत हासिल कर ली है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं था, ठीक है। इसमें क्या किया, मानव ने पूरी तरीके से प्रकृति को अपनी तरह तोड़ मरोड़ करके जी रहा है, ठीक। प्रकृति को पूरा अपने कंट्रोल में रखा है। समझ में आ गया दोस्तों। इसमें मानव ने पूरी तरह प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लिया है। ढालने का मतलब अपने अनुसार चला रहा है मानव। देखो कितने सारे विकास कर लिए, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। समझ में आ गया। इसमें क्या है, मानव पहले पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे, लेकिन इसमें प्रकृति मानव पर निर्भर है। इसमें प्रकृति मानव को चलाती थी, इसमें मानव प्रकृति को चला रहा है, उल्टा, अपोजिट, बस इसका अपोजिट है। समझ में आ गया। इतना कंफ्यूज मत होना, एक बार समझ में आया दोबारा सुनो, दोबारा समझ में आया तिबारा सुनो, ठीक है। समझ में आएगा, जरूर आएगा। इस चैप्टर में ना यही टॉपिक कंफ्यूज करता है ज़्यादा। समझ में आ गया। उल्टा किसमें क्या लिखना यही समझ में नहीं आता। 2 बार सुनो, 3 बार सुनो और समझ में ना आए तो लाइक वो कमेंट आप जरूर करके पूछना, फिर मैं बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन करते हैं दोस्तों इसका। तो जैसे कि मैंने इससे पहले आपको क्वेश्चन बताया था, क्या बताया था आपको ध्यान है, मैंने आपको बताया था कि मानव का प्राकृतिकरण, प्रकृति का मानवीकरण कैसे होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया था, नोट डाउन कर लिए, आगे चले। देखो आगे क्वेश्चन है इसका, इन तीनों में से ना एक की डेफिनेशन आती ही आती है। इस पे एक क्वेश्चन आता ही आता है, एक लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन इस पे आता है जो आगे बताऊंगा। अब इन तीनों का डेफिनेशन जान लेते हैं, ठीक है। बच्चों को समझ में नहीं आता, इन तीनों में कंफ्यूजन होता है। देखो क्या है, ध्यान से समझना, कॉपी पेन साथ साथ लिखते चलना। देखो कहता है निश्चयवाद। निश्चयवाद, पर्यावरणीय निश्चयवाद से क्या अभिप्राय है, ठीक है। डेफिनेशन, इन तीनों का डेफिनेशन पूछता है और एक पे लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन दे देगा। देखो समझाता हूँ। निश्चयवाद का मतलब जनरली क्या है, निश्चय मतलब कोई काम डन होना, निश्चय होना। देखो निश्चयवाद में पता क्या होता है, निश्चयवाद में सारी खिचड़ी एक ही पकेगी, ध्यान देना। निश्चयवाद में बात वही करता है कि मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच अन्योन्य क्रिया होती है। मतलब ये पहले की बात कर रहा है, मतलब जो आपने पढ़ा था ना इससे पहले, क्या पढ़ा था, प्रकृति का मानवीकरण, वही बात है इसमें कुछ आ जाएगी। और उसी को निश्चयवाद भी एक तरह से कहते हैं। हाँ, प्रकृति का, मानव का प्रकृतिकरण को निश्चयवाद भी एक तरह से कह देते हैं। देखो क्योंकि सारी एक तरह से वही बातें हैं। निश्चयवाद का मतलब है मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्ति, प्रकृति की जो शक्तियाँ होती है ना, जो भौतिक शक्तियाँ होती है, शक्तियों की भी जो भी क्रियाएं होती है मानव के बीच और प्रकृति के बीच जो भी क्रियाएं होती है उसे क्या कहते हैं, पर्यावरणीय निश्चयवाद कहते हैं। इसमें ना मानव की प्रकृति, इसमें मानव प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर था पहले के समय, है ना, और प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था। और मैंने इससे पहले बताया था कि जब भी प्रकृति अपना प्रकोप दिखाती थी, प्रकोप मतलब बाढ़, भूकंप, भूस्खलन, बादल गरजना, बिजली फटना, जब ये सब होता था ना तो ये लोग घबरा जाते थे पहले के इंसान कि हमारे भगवान नाराज हो गए। वही बातें हैं, प्रकृति की सुनता था, उसकी पूजा करता था, और प्रकृति के प्रकोप मतलब जो प्रकृति खेल खेलती है ना, उससे डरता था। और मानव प्रकृति पर इसमें पूरी तरीके से निर्भर था। बस खत्म, पर्यावरणीय निश्चयवाद यही है। समझ में आ गया। संभववाद,
संभववाद में क्या है भाई? संभववाद मतलब किसी काम को संभव कर देना। इसमें कहता है कि मानव ने थोड़ा विकास कर लिया, प्रकृति इसमें अवसर प्रदान करती है। अवसर मतलब मौका, जैसे कहते हैं ना भाई एक मौका तो दो, गर्दा उड़ा देंगे स्टेज पे, है ना, कहीं पे भी। देखो बस हर कोई मौके की तलाश में है। देखो इसमें वही कहता है कि संभववाद में कि प्रकृति अवसर प्रदान करती है मानव को, और मानव इसका उपयोग करके धीरे धीरे विकास कर लेता है और प्रकृति पर विजय हासिल कर लेता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है। प्रकृति का मानवीकरण मतलब, इससे पहले मैंने बताया था ना, प्रकृति का मानवीकरण मतलब प्रकृति मानव पर निर्भर होना शुरू हो जाती है। समझ में आया? प्रकृति एक तरह से मतलब मानव प्रकृति को अपने अनुसार ढाल लेता है और अपने अनुसार चलाने की कोशिश करता है, और इस तरह प्रकृति पर मानव क्या करता है? विजय प्राप्त कर लेता है। कई चीज़ों की खोज कर ली, जैसे पहाड़ियों को काटकर रास्ता बना लेना, प्रकृति ने अवसर प्रदान किया। मानव ने देखा भाई पहाड़ी यहाँ से काट के रास्ता बनाया जा सकता है। अगर प्रकृति अपना कुछ प्रकोप दिखाती है तो नहीं बनाया जाएगा, और प्रकृति अपना प्रकोप नहीं दिखाती है, ठीक है, तो रास्ता बन जाएगा। समझ में आ गया? जैसे पहाड़ी का काट के रास्ता बना रहे हैं, पहाड़ी अगर बार बार नीचे गिर रही है, वो हो रही है, लैंड स्लाइड हो रही है, तो क्या वहाँ पे बनेगा? नहीं बनाएंगे ना। फिर समझ में आ गया? और क्या किया? वायुयान को उड़ाया, वायु की गति को भांपकर वायुयान उड़ा दिया, हवाई जहाज। तो प्रकृति ने अवसर दिया, तभी ने तो मानव ने विकास किया ना। अगर कोई अवसर नहीं देगा तो तुम आगे बढ़ पाओगे? फिर समझ में आ गया? संभववाद मतलब काम को संभव करना। नवनिश्चयवाद, अब देखो नवनिश्चयवाद क्या है? नवनिश्चयवाद, इसमें ये संकल्पना जो है ना, एक भूगोलवेता, एक वैज्ञानिक जो ग्रिफिथ टेलर है, ये इसने दिया है। नवनिश्चयवाद की संकल्पना या परिकल्पना किसने दिया? ग्रिफिथ टेलर ने। ठीक है, इसमें कहता है कि भाई ना हमें प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर होना है, मतलब ये, और ना ही प्रकृति का विनाश करना है, मतलब संभववाद, बल्कि इन दोनों के बीच के मार्ग को अपनाने के लिए कहता है। बीच का मार्ग नवनिश्चयवाद। ठीक है, समझ में आया? नवनिश्चयवाद इसमें क्या कहता है ग्रिफिथ टेलर? कि हमें ना प्रकृति पर ना हमें पूरी तरीके से निर्भर होना है और ना ही प्रकृति का विनाश करना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है। ठीक है, समझ में आया? उसी को कहते हैं नवनिश्चयवाद। इजी डेफिनेशन है दोस्तों, अपने भाषा में लिख लेना। ना हमें निश्चयवाद अपनाना है। निश्चयवाद में क्या है? मनुष्य प्रकृति पर निर्भर है ना, मानव प्रकृति पर निर्भर है। और संभववाद में क्या है? संभववाद में मनुष्य प्रकृति का इस्तेमाल करके अपनी चीज़ों को पूरा कर रहा है, जरूरतों को पूरा कर रहा है, प्रकृति का विनाश भी हो रहा है। समझ में आया? तो वही कहता है ना हमें ये निश्चयवाद अपनाना है, मतलब ना प्रकृति पर हमें पूरी तरीके से निर्भर होना है, और ना ही संभववाद अपनाना है, मतलब विनाश भी नहीं करना प्रकृति का, हमें बीच का रास्ता अपनाना है, इन दोनों के बीच का रास्ता, उसे नवनिश्चयवाद कहा गया। ये समझ में आया? देखो देखते हैं, यह संकल्पना ग्रिफिथ टेलर ने दी। इसमें कहा कि भाई हमें ना पर्यावरण पर पूरा निर्भर होना है और ना ही प्रकृति का पूरा विनाश करना है, बल्कि हमें इसके बीच का रास्ता अपनाना है, जिसे निश्चयवाद मार्ग अपनाना है। निश्चयवाद और संभववाद, इन दोनों के बीच का मार्ग। समझ में आया? इसे ही नवनिश्चयवाद कहा गया। अब नवनिश्चयवाद का मतलब है रुको और जाओ, ये ब्रैकेट में डाल देना। समझ में आया? 1 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछेगा नवनिश्चयवाद का अर्थ बताइए, तो इसका अर्थ है रुको और जाओ, मतलब तेजी से मत भागो। कहने का मतलब है इतना भी जल्दी मत करो कि प्रकृति का सीधा विनाश ही हो जाए, धीरे धीरे। समझ में आया? 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? ग्रिफिथ टेलर ने दी। समझ में आया दोस्तों? क्लियर है? हो जाएगा? आगे अगला क्वेश्चन करें? ठीक है, करो फिर इसको। मैं अभी बताया था आपको कि नवनिश्चयवाद, इस पे क्वेश्चन 5 नंबर का आता ही आता है। ज्योग्राफी में जो आपका हाईएस्ट मार्क का जो क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है। समझ में आया? अब देखो 5 नंबर का एक क्वेश्चन देता है, 1-2 नंबर का तो डेफिनेशन देता ही देता है, और किसने दिया ये भी पूछता है। अब 5 नंबर का आ जाए तो क्या करें भाई? देखो मेरे वीडियोज़ में ना इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन लिख के पूरा समझाऊंगा टॉपिक को। ठीक है, ये मत सोचना कि सर ने चैप्टर तो समझाया है, नहीं, सिर्फ क्वेश्चन आंसर लिख के समझा दिया हो गया, चैप्टर कैसे समझ में आए। भाई देखो, हमें फालतू करने से, एक्स्ट्रा करने से अभी क्या फ़ायदा? फालतू करने से क्या फ़ायदा?
जो पूछता है, जो आता है और जो जिससे रिलेटिव है वही देखते हैं ओनली। फालतू किताब रीड करने से क्या फ़ायदा, समझ में आया? तो जो टॉपिक है ना उसी पे क्वेश्चन बनाऊंगा, समझ में आ गया? तो इसीलिए लाइक सब्सक्राइब जरूर रखना साथ साथ। देखो, नवनिश्चयवाद की संकल्पना किसकी देन है तथा इसकी विशेषता बताइए, ऐसे क्वेश्चन। अथवा में घुमा के क्वेश्चन आता है कि इसकी नवनिश्चयवाद ग्रिफिथ टेलर की देन है, जो दो विचारधाराओं के बीच संतुलन बनाने का प्रयास करता है। संतुलन मतलब बीच के मार्ग को अपनाने के लिए कहता है। इससे पहले मैंने आपको बताया था ना, नवनिश्चयवाद में क्या कहता है कि भाई ना हमें प्रकृति पर पूरा निर्भर होना है और ना ही विनाश करना है, हमें बीच का रास्ता अपनाना है। ठीक है, यही है। तो दो विचारधारा आ गई ना, एक निश्चयवाद और दूसरा संभववाद। इसके बीच संतुलन बनाने की क्या है, मतलब बीच का रास्ता अपनाने कहता है, ना इधर जाने को कहता है ना इधर। समझ में आया? नवनिश्चयवाद। तो देखो, हम पहले बताएंगे कि अगर ये क्वेश्चन आया कि संकल्पना किसने दी, तब तो आप पहले बताओगे ग्रिफिथ टेलर ने दी। और जब ये पूछेगा कि ग्रिफिथ टेलर की देन है दो विचारधाराओं के बीच, तब भी आप यही लिखोगे। कंफ्यूजन नहीं होना है कि है एक ही क्वेश्चन, ठीक है, बस थोड़ा घुमा के पूछा है। समझ में आया? आंसर एक ही होगा। तो हम पहले बता देंगे पॉइंट में। इस बात का ध्यान रखना, 10वीं के बाद 11वीं 12वीं में, ठीक है, ज़्यादातर तुम्हारे पॉइंट में आंसर आने चाहिए। और मैं ज़्यादातर जो करवाऊंगा पॉइंट में ही आंसर होगा, क्योंकि बच्चे हो नहीं, अब पैराग्राफ में नंबर नहीं मिलते हैं, पॉइंट में नंबर मिलते हैं। देखना, ग्रिफिथ टेलर बता दिया, अब बताएंगे यह निश्चयवाद। इसमें क्या बताया था मैंने आपको कि संभववाद और निश्चयवाद, संभववाद, ये निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मार्ग को अपनाने को कहता है, यही है निश्चयवाद। आगे विशेषता क्या भाई? यह पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बगैर विकास की बात करता है, कि पर्यावरण को नुकसान भी ना हो और हम विकास भी साथ साथ करते रहे। समझ में आया? आगे क्या कहता है भाई? प्रकृति पर विजय पाने के लिए ना उसके नियमों को फॉलो करना पड़ेगा, पालन करना पड़ेगा और उसे विनाश से बचाना होगा, क्योंकि पर्यावरण नहीं तो हम भी नहीं। समझ में आया? ये हो गया। आगे क्या कहता है? इसमें कहता है कि ना हमें प्रकृति पर पूरा निर्भर होना है और ना ही इसका विनाश करना है। ठीक है, क्लियर है? कितना आसान है दोस्तों। आगे क्या कहता है? प्रकृति के चीज़ों को, जो प्रकृति की देन है, प्रकृति ने जो हमें दिया है, उसका इस्तेमाल प्रयोग करते समय हमें उसकी सीमा का ख्याल रखना चाहिए। ठीक है, जैसे औद्योगिकरण है। औद्योगिकरण का मतलब होता है जो फैक्ट्री वगैरह लगाई जाती है जंगलों को साफ करके, है ना, घर द्वार जो बड़े बड़े बिल्डिंग वगैरह बनाई जाती है, कारखाने जो बनाए जाते हैं, तो जंगलों का सफाई करके बनाए जाते हैं ना दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनियां। तो देखो, औद्योगिकरण करते समय कहता है जंगलों को नष्ट होने से बचाना, मतलब औद्योगिकरण करने से तुम्हें कोई नहीं रोक रहा, लेकिन तुम ना जंगलों को नष्ट मत होने दो। अगर एक पेड़ की जरूरत है, एक पेड़ अगर काट रहे हो तो उसके जगह डबल पेड़ लगाओ। ठीक है, ये नहीं कि 2 पेड़ काट रहे हो और एक ही लगा रहे हो। समझ में आया? तो वही कहता है कि औद्योगिकरण करते समय जंगलों को नष्ट होने से बचाएं, मतलब हमें विकास तो करना है लेकिन पर्यावरण को विनाश होने से भी बचाना है। समझ में आया? इजी है ना? तो लाइक सब्सक्राइब तो बनता है ना। आगे बढ़े, करो फिर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इसका जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है, इसके बाद चैप्टर हमारा खत्म है, फिर अगले चैप्टर की ओर प्रस्थान करेंगे। देखना, ये क्वेश्चन कई बार 3 नंबर में दे देता है कि प्रकृति पर मानव प्रयासों की स्पष्ट छाप देखी जा सकती है। प्रकृति पर मानव प्रयास की, मतलब प्रकृति पर मानव ने जितने विकास किया है ना उसकी छाप देखी जा सकती है, मतलब प्रकृति पर जो भी काम किए हैं मनुष्यों ने वो देखा जा सकता है। तो वही कहता है कि उदाहरण सहित बताइए। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? मतलब प्रकृति पर मानव ने कैसे विजय प्राप्त किया है, क्या क्या करा है, कुछ बताइए उदाहरण देके। तो देखो, पहले हम बताएंगे 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है उदाहरण देकर। तो पहले बताएंगे कि भाई प्रकृति क्या करती है? अवसर प्रदान करती है और मानव इसका उपयोग करके क्या करता है? विकास करता है। ठीक है, धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है, मतलब प्रकृति मानव पर निर्भर हो जाती है, जिससे प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप देखी जा सकती है, मतलब मानव की छाप जा जाती है। क्या क्या आ जाती है? देखो,
पहाड़ियों को काट कर रास्ता बनाना, मैंने अभी बताया था उससे पहले कि भाई प्रकृति जब तक अवसर नहीं देगी ना तब तक पहाड़ी को काट कर रास्ता नहीं बनाया जा सकता, कोई भी विकास नहीं हो सकता, ठीक है, जब तक प्रकृति नहीं चाहेगी। तो ये उदाहरण देखने को मिलता है। तो यही तो है दोस्तों छाप, मजा आ गया ना, यही तो है प्रकृति पर छाप। सुरंग बनाना, भाई पहाड़ियों को काटकर सुरंग बना दिया, रेल की पटरी बिछा दी उसमें, है ना, रास्ता बना दिया, तो ये भी छाप देखी जा सकती है प्रकृति पर। अंतरिक्ष में उपग्रह छोड़ दिया, सैटेलाइट्स, और इतने सारा विकास कर लिया हमने। उसके बाद पुल का निर्माण कर दिया, पुल लिया, सड़क का निर्माण, बताओ, तो ये छाप है ना। तो प्रकृति ने अवसर दिया तभी तो ये सब काम किया, नहीं तो थोड़ी हो पाता। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कई बार 1 से 2 नंबर में पूछ लेता। मानव भूगोल के कुछ उपक्षेत्र, उपक्षेत्र मतलब सब हेडिंग, सब टाइटल, मतलब मानव भूगोल। भूगोल शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए, भूगोल शब्द का मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। 11वीं में पढ़ा हुआ जियो प्लस ग्राफिक्स, है ना, जियो प्लस ग्राफ्स, जिसका मतलब क्या है, पृथ्वी का वर्णन करना। तो भूगोल शब्द जिसके पहले आ जाए ना उसका वर्णन करता है। तो भूगोल शब्द किससे पहले आ रहा है, मानव के, सॉरी, भूगोल शब्द किसके बाद आ रहा है, मानव से, तो मानव का वर्णन करता है। समझ में आया। अब देखो मानव भूगोल, मानव भूगोल में ये कुछ हेडिंग है जिसे मानव भूगोल के क्षेत्र बोलते हैं। अब इसके उपक्षेत्र मतलब इसके बच्चे, ठीक है, उपक्षेत्र मतलब बाप के बच्चे। देखना, सामाजिक भूगोल, सामाजिक भूगोल में व्यवहार की बात होती है, व्यवहारवादी भूगोल। सामाजिक कल्याण की बात होती है, सामाजिक कल्याण भूगोल। भूगोल मतलब इसका वर्णन करना, ठीक है। सांस्कृतिक भूगोल, संस्कृति, समाज में संस्कृति की बात होती है, उसका भूगोल, ठीक है। भूगोल मतलब उसकी जानकारी हासिल करना। नेक्स्ट क्या है, राजनीतिक भूगोल। राजनीतिक भूगोल में क्या होता है, पावर, चुनाव वगैरह, तो वही निर्वाचन, निर्वाचन मतलब होता है चुनाव, चुनाव बोलो निर्वाचन बोलो एक ही बात है। दूसरा क्या है, सैन्य भूगोल, ये भी राजनीति में आता है। समझ में आ गया, हो जाएगा। नेक्स्ट आर्थिक भूगोल। आर्थिक भूगोल मतलब आय, जिसे पैसे की प्राप्ति हो। तो कृषि करके आ सकता है पैसा। उद्योग मतलब कंपनी, फैक्ट्री वगैरह लगा के। पर्यटन, पर्यटन मतलब कोई भी मूर्ति वगैरह बना दिया, मंदिर वगैरह बना दिया, तो पर्यटक वहाँ घूमने जाते हैं। पर्यटक कौन है, हम ही तो हैं, घूमने जाते, पैसा इधर से उधर लगता है। समझ में आ गया, क्लियर है। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है सामाजिक भूगोल के कुछ उपक्षेत्र बताइए, तो ये हो जाएगा। ये सारा नहीं पूछता है, इसमें से तीनों में से किसी एक का पूछता है। तुम्हारे अभ्यास में भी क्वेश्चन है, राजनीतिक भूगोल के उपक्षेत्र के नाम बताइए, तो ये हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों। और अगर चैनल में नए हो या भूले भटके कहीं से आ गए हो किसी के थ्रू, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना, ठीक है, ताकि अगला जो चैप्टर फटाफट इसका सेकंड चैप्टर भी जो बनाऊंगा आपका नोटिफिकेशन आपसे जल्द से जल्द पहुंच जाए। समझ में आ गया, ठीक है। बाकी जो चीज़ समझ में नहीं आता कमेंट में जरूर पूछा करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर।